मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ना कि अपने ऑफिस में बैठते हैं ना ही अपने घर के अंदर, बल्कि वह बैठते हैं अपने दरबार में। एक नीम का पेड़ जिसके नीचे एक कुर्सी पर बैठकर सारे मेलघाट की समस्त जनता उनके सामने आकर उनसे मिलती है और अपने जो भी सवाल है वह उनसे करती है। हाथों हाथ यहीं पर बैठकर उनके सवालों का जवाब देते हैं तथा उन्हें कुछ मदद की अगर जरूरत है तो वो मदद भी हाथों हाथ करते हैं। कहीं पर यदि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, ऐसे में वहीं से बैठकर वह आला अफसरों से बात भी करते हैं। ऐसे में मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल के लिए विदर्भ न्यूज की टीम जब मेलघाट के धारनी शहर पहुंची तब उनका दरबार देखने को मिला। विदर्भ न्यूज की टीम ने उनसे कुछ खास सवालों के जवाब मांगने चाहे, जिस पर उन्होंने अपने एक खास अंदाज में हंस हंस कर विदर्भ न्यूज के साथ में काफी वार्तालाप किया। आइए हम देखते हैं मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल इनका क्या कहना है लोकसभा 2024 के लिए। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारनी। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है और सभी पक्ष अपने अपने तरीके से मोर्चे बांधने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम घोषित हो रहे हैं और इस वक्त मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। हम इस वक्त मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल इनके इस खुले दरबार में मौजूद है। ये राजकुमार पटेल का ऐसा दरबार है जहां से वो पूरे विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की जो भी मांग होती है, जो भी उनकी परेशानी होती है, उसको वो यहाँ पर बैठकर निपटाते हैं और उनकी मांगों को, उनकी जरूरत को यहीं बैठकर पूरा करते हैं। नमस्कार, मैं तस्मीन शेख। इस समय हम मेलघाट विधानसभा के आमदार राजकुमार पटेल इनके जनसंपर्क कार्यालय में मौजूद है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम आमदार साहब से कुछ प्रश्न पूछेंगे। सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और उसी साथ आमदार साहब, मैं आपका विदर्भ न्यूज चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। सबसे पहले आमदार साहब, हम आपको एक पहला प्रश्न पूछेंगे कि आमदार राजकुमार पटेल एक आमदार जिनका जनसंपर्क कार्यालय एक पेड़ के नीचे होता है, जैसा कुछ दिन पहले हमने एक देखे थे, एक लेडीज हमारे पास आई थी और वो यहाँ पे पूछ रहे थे, आप सब यहाँ पे बैठे थे आप स्वयं, और वो पूछ रहे थे कि क्या मैं आमदार साहब से मिल सकती हूँ, क्या मुझे मिलेंगे क्या। जब लोगों ने उन्हें बताया कि यही आमदार साहब बैठे हैं तो वो एक आश्चर्यचकित हुई। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि एक आमदार एक पेड़ के नीचे आप दिन भर बैठते हैं और लोगों की समस्या को छुड़ाते हैं। मेलघाट विधानसभा क्षेत्र है, आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है और उन्हें ये नहीं मालूम कि आमदार साहब किसके साथ में बैठे हैं। मैंने उनके बीच में बोलना नहीं बोलना, या तो फिर वो अपने पास में आएंगे नहीं, या तो घर में अगर रहे तो घर में घुसेंगे नहीं। घर में अगर मान लो मैं 4 लोगों के साथ में बैठा तो वो कभी घर में घुसेंगे नहीं, बार बार देखेंगे और देखेंगे और वापस चले जाएंगे। और मुझे यहाँ के लोगों की टेंडेंसी मालूम है, क्योंकि मैं कुछ चेहरा देख के पहचान लेता हूँ कि ये आदमी से मुझसे काम है, पर इतने सारे लोग हैं इसलिए वो बोल नहीं सक रहा है। इसलिए मैं एकदम बिल्कुल खुले दरबार में बैठता हूँ। अब जो खुले दरबार में भी नहीं आ सकता तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 300 गांव के लोगों को ये पता है कि आमदार साहब, जैसा आपने चिकलदरा का टाइम दिया है, परतवाड़े का दिया है और धारनी का दिया है, तो वो आप उनको स्थानिक मिल जाते हैं। जैसे दूसरे आमदार और आप में इतना फर्क है कि आप उनको एनी टाइम मिल जाते हैं और उनकी समस्या आप यहाँ पे ऑन द स्पॉट छुड़ाते हैं। तो आप इसे क्या कहना चाहेंगे, दूसरे आमदार ने कैसा करना चाहिए और आपकी भूमिका क्या रहती है? मेरी टाइम टेबल है, मेरे टाइम टेबल ये है, अधिवेशन छोड़ के सोमवार मेरा चिकलदरा है, गुरुवार मेरा परतवाड़ा है और शुक्रवार मेरा धारनी। ये 3 दिन अधिवेशन छोड़ के मैं मिलूंगा। मेरे को चिकलदरा में काम रहे या ना रहे, मैं मेरे काम से चिकलदरा नहीं जा रहा हूँ, मैं दूसरे के काम सल्टाने के लिए चिकलदरा जा रहा हूँ। गुरुवार के दिन जब भी मैं परतवाड़ा जाता हूँ तो मैं मेरे काम से नहीं जाता हूँ, दूसरों को उनका काम हो और मैं उनको वहां उपलब्ध हूँ। क्योंकि हफ्ते में मैं अगर मान लो 3 दिन 3 जगह रहता हूँ तो ये 3 दिन में वो चिकलदरा वाले को धारनी आने की जरूरत नहीं है, परतवाड़ा जाने की जरूरत नहीं है, परतवाड़ा वाले को चिकलदरा आने की जरूरत नहीं है, चिकलदरा वाले को धारनी आने की जरूरत नहीं है। ये अपना टेंडेंसी है। जैसा कि पिछले चुनाव में हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि जो हमारे अभी विद्यमान खासदार है, इन्हें हमने
जमीन से लेकर आसमान तक की मदद की है। इन्हें हर जगह आप उनके साथ में थे, उनके प्रचार चुनाव में बोलो या उनकी रैलियों में बोलो। इन्हें एक तरह से मेलघाट में जो उन्हें बड़ी लीड मिली, वह लीड के अंदर आपकी एक अहम भूमिका थी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि प्रहार जनशक्ति पक्ष और मेलघाट के आमदार राजकुमार पटेल और उनके जो सभी कार्यकर्ता है, तो वो खासदार को कैसे मदद करेंगे या और किसी उम्मीदवार को मदद करेंगे? मेलघाट की जनता है, मेलघाट की जनता को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। पिछले बार हमने जो नवनीत राणा को मदद की है, नवनीत राणा को मदद की है, उनके लिए मेहनत की है, लोगों को कन्विंस किए, ज्यादा से ज्यादा लीड दिए और उनको चुन के भी लाए। आज तुम अगर मान लो सोचते हो कि मेलघाट की जनता है, इनको चिन्ह भी नहीं समझता, इनको थोड़ा सा प्रलोभन दे दो कि ये अपने हो जाएंगे, ये अगर मान लो कोई सोच रहा होगा ना, तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि यहां मेलघाट में सिर्फ कमल और पंजा चलता था। मैं पिछले बार कब्बसी से खड़ा, मुझे लगा कि कब्बसी हर गांव तक, हर घर तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। कब्बसी ने मुझे इतना लीड दिला दिया कि देश स्वतंत्र हुआ जब से रिकॉर्ड ब्रेक है, इतना लीड दिलाया। 8 दिन में कब्बसी का प्रचार हो गया था। 8 दिन में कब्बसी का प्रचार, मैं 42,000 वोट से चुन के आया हूं। ये मेलघाट की जनता की कमाल है ये, और इनको बेवकूफ और इनको अनपढ़ मत समझे। आज ये जो जनता है ना, ये जनता अगर चाहे तो ये सर पे बिठा लेंगे और नहीं तो पैर के नीचे कुचल देंगे। इसलिए मुझे विश्वास है, आज भी अगर मान लो बच्चे को जो निर्णय लेंगे, चाहे वो प्रहार के उम्मीदवार हो, चाहे वो घटक पक्ष के उम्मीदवार हो, अगर बच्चों को बोल देगा अपने को इसके काम करना है, इसके पीछे रहना है, पूरी जनता उसके साथ में रहेगी, ताकत के साथ में। और मैं तो 42,000 का लीड लिया हूं, लेकिन 50 के ऊपर का लीड दिला था मैं। मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से श्रेय की लड़ाई चल रही, श्रेय का युद्ध, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो पहली बात ये सोच लेना चाहिए कि अपना जो खासदार है और आमदार है, एक तो तुम्हारा तालमेल सही होना चाहिए। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं किसी का किया वाले काम पे मैं उद्घाटन करने जाता नहीं, और मेरे किए हुए काम पे किसी ने आना नहीं। अगर तालमेल सही नहीं है तो आना और जाओ, और जाके क्या करोगे तुम? और मैंने आज तक मेरे जितने भी काम का, मैं तो ये सोचता हूं कि अगर मान लो बाहर से कोई निधि लेके आता हूँ और यहाँ पे मेलघाट में अगर कोई अच्छा काम करता हूँ तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, उसका मैं सत्कार करूंगा, और ये काम करूंगा कि मैं मेरे तरफ से बोर्ड लगा दूं उसका नाम का, फोटो सहित। श्रेय की लड़ाई किस लिए लड़ना चाहिए कि जिसने, मैंने अगर कुछ काम किया होगा तो उसका भूमि पूजन मैं करूंगा, उसका लोकार्पण मैं करूंगा। अगर मैंने नहीं किया होगा तो मेरा क्या अधिकार है? मैंने नहीं जाना चाहिए। बच्चू कडू और युवा स्वाभिमान के आमदार रवि राणा, इनके बीच में अक्सर ये देखने में आ रहा है कि मतभेद चल रहा है, यानी दोनों के बीच में बार बार जो पेपरबाजी हो रही है और मतभेद जो टकराव हो रहा है, तो इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। मेरे अपने महाराष्ट्र में जितनी पार्टी है ना, मेरे एक के भी साथ में मेरा कोई टकराव नहीं है और कोई विषय नहीं है। और मेरे को मालूम है, अपने मेलघाट मतदार संघ बोलते हैं वर्धा जिला कितना है, अपने को अपने ही धोने से फुर्सत नहीं है, अपन का दूसरे के पीछे रहेंगे। इसलिए नमस्कार चमत्कार करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। रहा सवाल बच्चों और रवि राणा के बारे में, अगर मान लो वो एक दूसरे को आपस में टकराते हैं, तब वो क्या दो बर्तन है, वो कभी कभी नजीक मतदार संघ करके टकराते रहते हैं और उनको टकराने की आदत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले ऐसे चुनाव में जब अपन एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो फिर चुनाव में वो टकराने वाले फायदा उठाते हैं। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो ऐसी नौबत है। और अपन अपना वो टकराने वकराने की विषय नहीं है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और किसी के राजकारण में इंटरफेयर करना, किसी के मतदार संघ में इंटरफेयर करना, भाई इतने ही अगर मान लो समझ जाए, इतना अगर मान लो काम कर ले, तो टकराने के विषय खत्म हो जाता है। आपका कहना है कि जैसा दो बर्तन पास पास में रहे तो टकराते हैं, तो क्या उसकी आवाज की गूंज मेलघाट तक दिखाई देगी? बिल्कुल जरूर। अब बच्चों को बोलने के बाद में हमारा नेता है, संस्थापक अध्यक्ष है, अब उन्होंने अगर बोल दिया कि अपने को ऐसा करना है तो वो तो करना ही है, चाहे फिर वो कुछ भी हो जाए।
ये आवाज तो मेलघाट तक आएंगे, सारी दुनिया में गूंज रहा है आवाज। अपन मेलघाट की बात कर रहे हैं, अब तो ये कंप्यूटर युग है, और ये युग में तो अभी 5 मिनट में देश के अंदर क्या वो पता चल जाता है। मेलघाट की जनता और मेलघाट का प्रतिनिधित्व करने वाले आप आमदार, आपको भविष्य में कैसे खासदार की जरूरत है? देखो, मेरे को ऐसे खासदार होना, एक तो पहला मुद्दा ये है कि हमारे जो टाइगर प्रोजेक्ट और फॉरेस्ट के अंदर के जो क्लियरेंस हमको जो होना वो दिलाने वाला होना, इच्छा शक्ति बताने वाला होना, और उसको मेलघाट को एकदम सीरियस समझ के, एक अपना परिवार के लोग मेलघाट में रहता है ये हिसाब से अगर मान लो वो काम करे, हमको परमिशन दिलाए, तो हम उसका भी काम करेंगे, उसका भी स्वागत करेंगे, मेलघाट की भी तरक्की होंगी, जनता को भी भला होगा। और दूसरा मुद्दा कि केंद्र शासन का जो भी योजना है, चाहे वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर की योजना हो या बाहर की योजना हो या कोई स्काईवॉक का तो परमिशन वगैरह हो गया है, सिर्फ उनका इंटरली थोड़ा सा रेट के बारे में चल रहा है, जो पुराना रेट में इन्होंने परमिशन टाइम पे लाया नहीं करके थोड़ा सा रिवाज में सुप्रीमा उनको जरूरत थोड़ा सा नया होना, उतना वो हो जाएगा। और केंद्र का अगर मान लो हमारे यहाँ एक मजदूरों का जो पलायन होता है, पलायन को रोकने के लिए अगर मान लो यहाँ पे अच्छे MIDC के माध्यम से बोलो या और जो भी है उसके माध्यम से यहाँ के गरीबों को, जनता को, मजदूरों को अगर मान लो रोजगार मिले, तो हमको बाहर पलायन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के अत्याचार, अन्याय, ये सब बंद हो जाएगा। जिले का खासदार और विधानसभा क्षेत्र का आमदार, इनका समन्वय कैसा होना चाहिए? क्योंकि जिले में काम करने वाला उसके अंडर में कम से कम ये समझ लो कि 6, 7, 8, 10 ऐसे विधानसभा क्षेत्र होते हैं और उसका एक अलग अलग आमदार होता है, तो उनका समन्वय कैसे होना चाहिए दोनों का? आमदार और खासदार का समन्वय अगर मान लो प्रेम संबंध, एक दूसरे के प्रति अगर आपुलकी है, दया है, मैं खासदार हूँ, बड़े काम मैं लाके देता हूँ, छोटे छोटे काम तू कर, तुमको कोई तकलीफ होंगे तो मुझे बता, मुझे अगर कोई अड़चन होंगे तो तुम बताओ, ऐसे एक दूसरे से अगर मान लो जुड़े रहे, तो चाहे वो कोई भी रहे, खासदार भी विकास चाहते हैं और आमदार भी विकास चाहते हैं, समन्वय सिर्फ सही होना, वो समन्वय अगर मान लो सही नहीं है, फिर अपन वही श्रेय के बारे में लड़ रहे हैं, इसके बारे में लड़ रहे हैं, उसके बारे में लड़ रहे हैं, तो उसको कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे में दोनों की लड़ाई है और जनता की परेशानी बढ़ जाएगी, उसमें विकास रुक जाएगा। मेलघाट का जो मुख्य सन होता है होली सन है, तो अभी मेलघाट में हम देख रहे हैं कि रोजगार के अभाव से बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे पलायन होता है, लेकिन होली सन के लिए हमारे यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, वो वापस आती है। तो अभी वापस आई है, लेकिन होली होते से ही वो वापस जाने की संभावना है। तो ऐसे समय में अगर मतदान आ गया होता है, तो उसको देखते हुए हमने क्या करना चाहिए, प्रशासन ने क्या करना चाहिए? मेलघाट में रोजगार की कमी है और रोजगार के लिए ही हमारे यहाँ के मजदूर वर्ग बाहर जाते हैं। अब ये होली के सन है, बस अब कल लास्ट डेट है, ये मान के चलो कि कल तक जितने भी बाहर गए वाले मजदूर वर्ग वो अपने अपने घरों तक वापस आ जाएंगे। दूसरी बात, आने वाले एक 8-10 दिन के बाद में, होली खत्म हो जाने के बाद में, पंचमी हो जाने के बाद में, ये मजदूर फिर से बाहर जाने वाले काम के लिए, तो बारिश के पहले वो रिटर्न आने वाले। और बीच में है चुनाव, ये चुनाव में अगर मान लो प्रशासन की तरफ से कि यहां ज्यादा से ज्यादा काम उपलब्ध कराए कि ताकि इनको बाहर जाने की नौबत ना मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना लोकसभा चुनाव के जो मतदान है उसका परसेंटेज बढ़ सकता है। MRGS के जो मजदूर है उसके लिए आपने प्रयास किया था, मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी कि भाई यहाँ के जो मजदूर वर्ग है MRGS में जिन्होंने काम किए, उनको उनका जो मुआवजा है, जो उनकी मेहनत आना है वो मिल जाए। लेकिन हमको ऐसा मालूम पड़ा कि कुछ मजदूरों को अभी भी उनकी मेहनत आना नहीं मिल पाएगी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अधिवेशन चालू था, उस समय बच्चों और मैं CM साहब से मिलने गए, स्पष्ट शब्दों में लिखा था, बच्चों के लेटर हेड पे हम दोनों का सहायता है, उसमें लिखा था कि हमारे सबसे बड़ा त्योहार होली है और मेलघाट आदिवासी एरिया है और आदिवासी एरिया 8 से 10 दिन पूरा होली सन मनाते रहते हैं। और ये मेलघाट में जितने भी MRGS के काम शुरू है, ये MRGS के काम के लिए कम से कम 3 महीने हो गए, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है। हमने CM साहब से रिक्वेस्ट किया है कि हमको माने मेलघाट के बजाय हमको अमरावती जिला के लिए हमको कम से कम
केंद्र सरकार के पैसे आए नहीं तब तक हमको महाराष्ट्र शासन ने 21 करोड़ रुपए देना चाहिए उधारी। सीएम साहब ने अनाउंसमेंट पे लिखा, सया मारा, मेरे को बोले तू खुद होके जा, बोले चीफ सेक्रेटरी के पास में। बस सीएम ऑफिस गया, वहां पे सही सिक्का मारा, वहां से चीफ सेक्रेटरी की तरफ गया। चीफ सेक्रेटरी बोले ऐसा होता नहीं, MRES मुझे उधारी चालत नहीं है, मी सोमवारी MRES सेक्रेटरी यांना मुंबईला पाठवतो, ऐसा बोला और उसने भेजा भी। लेकिन दिल्ली जाने के बाद में वहां के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि भाई पैसे अभी नहीं है, हम पैसे हम देने का वो पूरा कोशिश करेंगे। रोजगार हमी योजना, ये महाराष्ट्र के पैसे, तुम एक दिन से 100 दिन तक काम करेंगे तो उसके पैसे महाराष्ट्र शासन देता है, और 100 दिन से ऊपर जब तुम काम करते हैं तो वो पैसे केंद्र सरकार देता है, और अपना केंद्र सरकार का पैसे रुका हुआ है, महाराष्ट्र सरकार का पैसे नहीं है। कि मतदान संविधान ने, हमारे जो भारत देश का संविधान है उसने मतदान हमें अधिकार के स्वरूप में दिया है। तो जो हमारे मेलघाट की जनता है उन्हें आप क्या आह्वान करना चाहोगे कि भाई मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करे, मतदान किसे करे? तो एक आपके तौर से उन्हें क्या आह्वान करेंगे हम? मतदान हमारा अधिकार है और मतदान हमने करना चाहिए। आज तो मुझे लगता है कि मैं अभी जो टीवी पे देख रहा था कि जो 70 साल के व्यक्ति है, अगर मतदान केंद्र तक अगर वो नहीं पहुंचते तो वो घर से ही मतदान कर सकता है, ऐसी भी व्यवस्था किया है। अपंगों के लिए उन्होंने अलग व्यवस्था किया है, जो महिला है उनके लिए अलग व्यवस्था की है, मतलब जो खुद होके नहीं जा सकते उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था किया। लेकिन अपने एरिया है, ट्राइबल एरिया, और यहाँ पे रोजगार की कमी है। मुझे लगता है कि अगर मान लो इनको हम यहाँ पे रोजगार दिए नहीं, रोजगार अगर मान लो यहाँ पे उपलब्ध नहीं किया तो परसेंटेज अपने यहाँ पे कम होना ही होना है। शासन ने अगर मान लो यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करके जितने भी मतदाता है उनको यही काम देकर अगर रोक लिया तो मेलघाट एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां बिल्कुल 99% मतदान होता है, 99%, और सब बिल्कुल एकदम तन मन धन से बिल्कुल मदद करते हैं, सब मतदान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पीरियड है, ये थोड़ा सा अप्रैल और जून के बीच में जो मतदान होने जा रहा है, ये इतने पीरियड के अंदर इनको रोकना, मजूरों को रोकना बहुत जरूरी है। अगर मान लो मजूर हम नहीं रोक पाए तो मतदान के परसेंटेज हमारी कम हो जाएगी। विगत कुछ माह पूर्व अपने अमरावती जिले के जो खासदार और विधायक रवि राणा है, और आपने एक ऐसा संघर्ष चला जिसको पोस्टरबाजी कहा गया, जिसको लेकर आपने जो कुछ काम करवाए थे चिखलदरा साइड के, रायपुर हथरू साइड में जो भी काम हुए थे उसके पोस्टर्सबाजी की गई। इसको लेकर आपने आज तक के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, और ये सब होने के बाद में एक अनबन सी आप दोनों में दिख रही थी। इसके बाद में कुछ दिनों पूर्व विधायक रवि राणा आपके यहाँ पर पधारे थे, तो ऐसा कुछ समझौता इसमें हुआ क्या? देखिए, मैं सीएम जैसा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम मैंने लाया, उस काम का भूमि पूजन मैंने किया, पोस्टर बैनरबाजी करना था मैंने किया। अब जो काम मैंने लाया वो मैं किया। अब उन्होंने कहा कि भाई ये सीएम जैसा के काम है, बोले हमने लाया। मैंने बोला मेरे को तुम प्रूफ बताओ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आप प्रूफ बताओ। मैं माफी चाहता हूँ, बोर्ड वापस करता हूँ, तुम्हारे बोर्ड लगा देता हूँ। आप अगर मान लो कहे कि भाई अब यहाँ ये जो सामने बिल्डिंग है ये मेरे 3 करोड़ रुपए की है, अभी 3 करोड़ इसमें डाला है, अब उसका भूमि पूजन तो मैं करूंगा ना। ये हमारे बुद्ध विहार में मैं 25 लाख रुपए दिए, अब उसका भूमि पूजन मैं करूंगा ना। जो मैंने लाया मैं करूंगा, मैं बोर्ड लगाऊंगा, मैं जाहिरात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरा काम है। जो मेरा था वो मैंने किया। अब जो जिनका नहीं था और वो अगर कर रहे होंगे तो मैं उसमें क्या जवाब दूं? हाँ, रहा सवाल फिर मेरे पास आए, मेरे घर में आए। अब मेरे घर में आने के बाद में मेरी एक स्वभाव ऐसी है, वो मेरे विरोधक रहे या मेरे दुश्मन रहे, कोई भी रहे, मेरे घर में आया, भैया ये चाय ले, पानी ले, सुपारी ले, काय के लिए आया, कुछ मेरी मदद चाहिए क्या? मैं पिछला विषय निकालता नहीं और मैंने पिछला विषय निकाला भी नहीं। बस उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा था कि नवनीत राणा भाजपा में प्रवेश ले रहे हैं तो आप भी ले लो। तो यही प्रश्न मैं पूछना चाहता था आपसे कि उन्होंने आपसे जब वो मिलने को आए थे तो आपको भाजपा प्रवेश पर उनकी कोई बातचीत हुई थी क्या? बोला मुझे, और मैंने बोला मैं आज के आज तुम्हें बता नहीं सकता, मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन जब तक मेरे कार्यकर्ता से मैं पूछूंगा नहीं, हमारी बैठक होंगे ना, हमारी निर्णय होंगे नहीं, जब तक मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता।
तो मैंने बोला इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं इतना बोला, नमस्कार किया, चले गए वो। राम राम, ये राजकुमार पटेल बन लगे। अब ये मेलगाड़ यहाँ बचो मायचो डायचो बायचो यहाँ दोस्त बुजुर्ग को बिरादारी को आप विनंती देता बा, लोकसभा चुनाव कुछ दिन न लगे गवर्नमेंट अब इनके मतदान दादा का वोटिंग दादा का अधिकारी ले दी वोटिंग दादा का अधिकार अब यहाँ ये आप सिर्फ एटो का विनंती कि बगैर वोटिंग दा की सिवाय मैं ते बाद दूसरा कामागे शुरुआत है। पहले वोटिंग दा दे बाद दूसरा कामागे शुरुआत है। इन्हीं खबर सीधे गांव को गले आप उरा को के गले आप आसो पास को गले गाँव आप जितना भी खापे चपने को टाकू डिकू के गले गवर्नमेंट अब इनके जो अधिकारी ले दी अधिकार फायदा अब तो तुलना आज तेज अब अगर वोटिंग अधिकार बनो अब झगड़ा दन तेज वोटिंग अधिकार अब अब वोटिंग दादा से नहीं बन वोटिंग दादा इन्हें अब कर्तव्य अब अधिकार अधिकार पालन अब सभी को डरावना ये तो क्या पेटे विनंती डरावा राम।